Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna cover the one short lecture of chapter 10 forms and function in plants, most easiest chapter of first year biology. Don't take it serious. सो बेसिकली इसमें हमने अबाउट प्लांट्स पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ट्रांसपायरेशन पढ़नी है, सिनोप्सेप पढ़ने हैं। तो ये चीज़ें आपने डिटेल में पढ़नी है और ये एमडी कैट में चैप्टर इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट चैप्टर है डाउ का। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। हम ये बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट कोई भी एक फूड है और कोई सब्सटेंस है जो सप्लाई करता है बॉडी को विद एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। What does it mean? Nutrients is the food or any substance that supplies the body with elements necessary for metabolism and growth. Like micronutrients होते हैं, macronutrients होता है। माइक्रो और मैक्रो में यही फ़र्क होता है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे वो मैक्रो होंगे और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होंगे वो माइक्रो होंगे। लाइक लेस देन 1%, एटलीस्ट 1%, 0.05 से लेस देन होंगे तो वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि वो जो एटलीस्ट 1% चाहिए होते हैं या ग्रेटर देन 0.05 उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन और आई गेस फॉस्फरस, नहीं फॉस्फरस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है प्लांट्स की? प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होंगे इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होती है ऑटोट्रॉफ्स की, लाइक प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑफ कोर्स ये प्रिपेयर करते हैं फूड को बाय फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स क्लोरोफिल इनके पास होगा, सनलाइट आएगी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन एंड देन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें आपने ये याद रखना है कि रॉ मटेरियल कौन से यूज होते हैं टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स फॉर ग्रोथ। मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। अब माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड होते हैं लार्जर अमाउंट्स में, लार्जर क्वांटिटी में, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, और कॉपर, जिंक, और ये मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नीज है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा मेजर रोल हमने पढ़ना है। मेजर रोल में हम पहले पढ़ते हैं अबाउट दी नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि मिनरल्स की जब डिफिशियंसी हो जाए ना प्लांट्स में, तो उसकी वजह से कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लाइक अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है सॉइल में तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी, और देन क्लोरोसिस अकर हो जाएगा, लेक ऑफ क्लोरोफिल, पर्टिकुलरली इन ओल्डर लीव्स। तभी वो येलो हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लीव्स टर्न पेल येलो ड्यू टू द लॉस ऑफ द नाइट्रोजन। ओके इसके अलावा फॉस्फोरस है। तो अगर फॉस्फोरस की ही डिफिशियंसी हो जाए तो फिर क्या होगा? फॉस्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से ग्रोथ रिटार्डेड यहाँ भी होगी, ग्रोथ स्टंटेड यहाँ भी होगी, बट नेक्रोसिस होगा। लाइक पैचेस जो पढ़ेंगे ना वो अपेयर होंगे लीव्स पे, पेट्यूल्स पे एंड फ्रूट्स पे। ठीक है। पोटेशियम है। तो पोटेशियम की वजह से लीव टर्न होते हैं इनटू अ डल और ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोसिस अकर होता है, लाइक लेक ऑफ क्लोरोफिल को हम क्लोरोसिस कहते हैं, और ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड्स। पोटेशियम, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है? तो नाइट्रोजन हमें पता है क्लोरोफिल में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस कहाँ काम करता है? ऑफकोर्स फॉस्फोरस नहीं होगा तो आपकी एटीपी नहीं बनेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपी, ये सारी एनर्जी कैसे बन रही है? विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फेट बन रही है। तो फॉस्फेट नहीं होगा तो यहाँ पे ये डिफिशियंसी अकर हो जाएगी। फॉस्फोरस नहीं होगा तो फिर स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगी रूट्स की। डिफिशियंसी अगर मैग्नीशियम की हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वो भी क्लोरोसिस होगी, लेक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। पोटेशियम की डिफिशियंसी हो रही है तो क्या हो रहा है कि जो हमारा लीफ है उसके मार्जिन येलो या वो सॉरी ब्लूइश और डल हो रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि वो ब्राउन इन कलर हो जाएंगे या प्री मेच्योर डेथ हो जाएगी प्लांट्स में।
इसके अलावा सल्फ़र और जिंक है, तो जिंक सिर्फ इन्होंने एक ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है, तो आपने ज़रूर याद रखना है कि येलोइश हो जाते हैं लीव्स, ऑफ्टन इंटरवल डेथ हो जाती है लीव टिश्यू की ऑन द एरियाज ऑफ द क्लोरोसिस, जहाँ पे क्लोरोफिल लीक कर रहा है। सल्फ़र है तो प्लांट स्मॉल रह जाते हैं, वही स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगी और ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है। प्रोटीन में सल्फ़र होता है ना, जब भी हम पढ़ते हैं तो प्रोटीन में कौन सा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र। ओके, सो सल्फर किस लिए ज़रूरी होता है, ये एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन एंड ऑयल। बस जब हमने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था तब भी हमने डिटेल में किया था। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, आयरन, जिंक वगैरह, तो आपने ये याद रखना है कि बस जिंक का रोल ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। आयरन एक्सेस करता है इन द फॉर्म ऑफ द फेरस एंड द फेरिक एसिड, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है साइटोक्रोम्स का। हमने जब साइटोक्रोम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि एक होता है फेरिडोक्सोसाइटोक्रोम, आई गेस मैं नाम गलत ना ले रही हूँ, तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो आपने आयरन भी ज़रूर याद रखना है अच्छे से। नॉन मेटालिक और मेटालिक है, ऑफ कोर्स ये थोड़े नाम याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा कार्निवरस प्लांट्स हैं, तो ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं, ये वहाँ पे ग्रोथ इनकी होती है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। दैट्स वाई इस डिफिशियंसी की वजह से ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं और अपनी डिफिशियंसी को पूरा करते हैं, विच आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर ट्रैपिंग एंड द डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स, पर्टिकुलरली इंसेक्ट। ये टिपिकली लाइव करते हैं नाइट्रोजन डिफिशिएंट हैबिटेट में और यही ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़रूर याद रखना है आपने, तभी तो ये अडेप्ट हुए हैं। इन्होंने अडेप्शन क्यों ली है, इसीलिए क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो ये ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को एंड देन अपनी डिफिशियंसी पूरी कर लेता है। ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को बाय व्हाट, इनका कलर बहुत प्यारा होता है, इनकी स्मेल बहुत प्यारी होती है, तो ये चीज़ है, सेंट और स्वीट सिक्रीशन होती है, कलर्स बहुत यूनिक होते हैं, तभी वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे होता है। ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम और कैरी आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब वाटर फ्लाई ट्रैप प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट की आपने ज़रूर याद रखना है, इन दोनों के बायोलॉजिकल नेम्स भी याद रखना है। जब भी हम लोग प्लांट पोर्शन पढ़ते थे 9 मैट्रिक में, तब हम पढ़ते थे ना कि फ्रॉक को क्या कहते हैं, राना टिग्राना। सो ये बॉटनिकल नेम्स होते हैं, जैसे हमने होमो सैपियंस पढ़ा था ह्यूमंस का, तो ये आपने कुछ नेम्स याद रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि इसमें ना कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स मोनोफेशियल होते हैं और किसी के होते हैं बाइफेशियल। तो बस हमने यही याद रखना है कि जो मोनोफेशियल होंगे उनको हम आइसोबायलेटरल लीव भी कहते हैं और उनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जो इक्वल होती हैं बोथ साइड्स में, जबकि जो बायोफेशियल है उसमें लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सो ऑफ कोर्स स्टोमेटा जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, तभी ये हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो gaseous exchange for respiration as well as for photosynthesis of course needed है। the process of respiration occur होता है constantly day and the night in all living cells of the body। like आपको पता है बॉडी ऑफ प्लांट्स, आपको पता है कि रेस्पिरेशन डे एंड नाइट में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट ही फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होगी और वो होगी ओनली इन दी डे टाइम। अब दूसरे पैरा में सिर्फ यही बताया हुआ है कि ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली एक्योटिक वंस, उनमें डिफ्यूजन होगी, बट वो होगी एक हद तक थ्रू अ मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड वेट बॉडी सरफेस। बट अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे पूरी इंटायर सरफेस ऑफ दी सेल पे गैसियस एक्सचेंज अगर हो रहा होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस को बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स एंड ग्रीन स्टेम, और ये स्टोमेटा या स्टोमा फॉर्म्ड होता है बाय टू मॉडिफाइड एपिडर्मल बीन शेप गार्ड सेल्स। जब भी हम लोग अबाउट स्टोमेटा पढ़ते थे तो हमने यही पढ़ा था कि इनमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, और दी मोनोफिशियल एंड बायोफिशियल। तो इसमें आपने बस ये याद रखना है कि मोनोफिशियल, जिनको हम आइसोबायलेटरल लीव भी कहते हैं, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं और वो प्रेजेंट होती हैं इक्वल इन बोथ साइड्स, ऊपर नीचे बिल्कुल इक्वल होंगी, सो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होगा इक्वली। जबकि जो बायोफिशियल होते हैं उनमें लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तभी गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होता है। अब हमें पता है कि स्टोमेटा रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
ऑक्सीजन एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड पोटेशियम अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल। इसी की वजह से गैसियस एक्सचेंज अगर हो रहा होता है तो बिल्कुल यही इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा ये कि मोनोफिशियल और बायोफिशियल होता है। मोनोफिशियल आइसोबायलैटरल लीफ है, उनमें इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होंगी इक्वली इन बोथ साइड्स, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इक्वली। जबकि जो बायोफिशियल है उसमें लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, सो गैसियस एक्सचेंज मोर टेक प्लेस इन दी लोअर वन। Upper region of leaf consists of the upper epidermis covered with the thick cuticles and the epidermis contain less number of stomata। ये वही लिखा हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक दो दफ़ा रीड दे देना है, बाकी बिल्कुल आपका हो गया। क्योंकि मोनोफिशियल और बायोफिशियल में यही फ़र्क होता है। जब थिक एपिडर्मिस होगा, थिक क्यूटिकल्स होंगी, तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होगा। हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस की। सेल मेम्ब्रेन जितनी थिन होगी उतनी ईजिली गैसियस एक्सचेंज होगी। इवन हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज अकर होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। हमारे लंग्स में क्यों एल्वेलाई होते हैं? इसीलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दोनों में 700 मिलियन तक एल्वेलाई होते हैं लंग्स में। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है। सेल मेम्ब्रेन क्यों थिन होती है? क्यों गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और गैसियस एक्सचेंज क्यों हो रहा होता है ईजिली? क्योंकि थिन मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, इसकी वजह से ईजिली एक्सचेंज हो रही है गैसेस। तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा हुआ है जो हम बहुत डिटेल में बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि बोथ ड्यूरिंग द डे होती है बट इन नाइट ओनली रेस्पिरेशन डज अकर। सो हम ये कहते हैं कि डिफरेंट होती है गैसियस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट। ड्यूरिंग डे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच हायर होती है दैन द रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होगी इन दी रेस्पिरेशन, जबकि यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। At night, plant absorb oxygen and release carbon dioxide. Thus, in night, carbon dioxide is in excess and oxygen is in deficient. क्यों? क्योंकि absorb कर रहा है ऑक्सीजन को, रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो गई क्योंकि वो यूज़ हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सो आई गेस इट मेक सेंस। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स दिए हैं और इसमें हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एम्बिशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना होता है, क्योंकि प्लांट्स कांटेक्ट कर रहे होते हैं विद द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल। रूट्स इनकी कहाँ पे होंगी? ऑफ कोर्स सॉइल में होंगी। तभी हम पढ़ते हैं अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ने के लिए हमें जाइलम और फ्लोएम पता होना चाहिए। आपको पता है कि सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स कौन सी होती है? वो होती है सॉइल, अपर लेयर ऑफ दी अर्थ। जबकि जो ऑर्गन है जो अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या, कौन सा ऑर्गन है? वो हमारे प्लांट्स के रूट है, अंडरग्राउंड पार्ट है जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है फॉर अपटेक। इस रूट का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, इसकी एक्सटेंसिव ब्रांचेस होती हैं, रूट हेयर्स होती हैं, जिसको 69% सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। सो ये जो मैकेनिज़्म है मिनरल अपटेक का, ये कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं, किस वजह से अपटेक हो रहा है? जो हमारा रूट है वो अपटेक कर रहा है किसको? वाटर को, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो अपटेक कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या चीज़ कर रहे हैं अपटेक का? कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कर रहा है। तो जो मैकेनिज़्म है इसमें आ जाता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिम्बियोसिस, ऑस्मोसिस। मैकेनिज्म ऑफ वाटर अपटेक वो होता है ऑस्मोसिस एंड डिस्मोसिस, जबकि मिनरल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। सो ये जो मूवमेंट है वाटर एंड सोल्यूट्स की, मिनरल्स की, टेक प्लेस होती है थ्रू जाइलम एंड द मास फ्लो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर थ्रू फ्लोएम। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड विद देयर फंक्शंस। याद रखने वाली बात यह है कि जाइलम क्या होता है? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स, और लाइक हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है। एक परमानेंट टिश्यू है जो ले करता है पावर ऑफ द सेल डिवीजन, और इसके 4 सेल टाइप्स होती हैं: ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा।
ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कंसिस्ट करता है 4 टाइप्स ऑफ सेल इन एंजियोस्पर्म। आउट ऑफ देम 2 आर वाटर कंडक्टिंग सेल्स, जो ओपन एंडेड सेल्स होते हैं जिनको हम वेसल्स कहते हैं, पोरस सेल्स जिनको हम ट्रैकीड्स कहते हैं, ट्रैकाइड्स कहते हैं। ये जो ट्रैकाइड्स हैं, अब इनको बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैकाइड डेड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, सेल्स विद टेपरिंग एंड्स, जिनके पास वॉल्स होती हैं लिग्निफाइड। ये इनका काम ये होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड दी मिनरल्स। अभी तो हम जाइलम पढ़ रहे हैं कि जाइलम का ये एक सेल है जो प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यूज में, ऑल दी वेस्क्यूलर प्लांट्स, इनको हम ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जाइलम वेसल्स हैं, तो जाइलम वेसल्स भी डेड होंगी। वेरी लॉन्ग हाईली थिक वॉल ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, ये बहुत सारे वेसल से मिलके बनती हैं, वेसल एलिमेंट से। एंड टू एंड इनका स्ट्रक्चर होता है, सारी वेसल्स एंड टू एंड मिली हुई होती हैं, जिसकी वजह से वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है। वेरी लॉन्ग है ना, हाईली थिक वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में इन्वॉल्व होते हैं और फाउंड होते हैं, और इनका काम ये होता है कि इन्वॉल्व होते हैं इन दी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड दी मिनरल्स, और ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जब हमने ट्रैकाइड्स पढ़ा था तब हमने यही कहा था कि मिनरल्स की कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वाटर की कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट्स वाई ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कंडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। वेसल एलिमेंट्स इनके शॉर्टर होते हैं देन ट्रैकीड्स, और ये फॉर्म करते हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। ओके, सो फ्लोएम है, हमें पता है ना कि फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बन रहा होता है, तभी हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं फ्लोएम को भी एंड जाइलम को भी। वहाँ पे हमने 4 सेल को डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम 4 सेल को डिस्कस करेंगे। तो ये परमानेंट होता है, इसका मतलब है कि ये ले करते हैं पावर ऑफ द सेल डिवीजन, और कंसिस्ट करते हैं 4 सेल टाइप्स पे। कंपेनियन सेल्स हैं, सीव ट्यूब लाइक सेल्स हैं, और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। हमने चारों को डिस्कस करना है, बट हम डिटेल में 2 को करेंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। पहले बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। तो कंपेनियन सेल्स वो सेल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू दी स्टेम ट्यूब एलिमेंट्स for their activities. तो ये in flowering plants each sieve element is associated with a specialized parenchyma cells or a companion. ये ट्यूब सेल्स together form करते हैं functional unit को। companion cells retain all their cytoplasmic content and have a well developed endoplasmic reticulum with a large dense nucleus. तब इसका काम होता है कंट्रोल करते हैं activity of these tube elements और provide करता है energy. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तभी इनको कह रहे हैं सीव ट्यूब। सीव का मतलब है कि इनके पास पोर्स होंगे, अब वो पोर्स क्यों होंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सीव ट्यूब है जो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनका ये काम होता है कि ये ट्रांसलोकेट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को। इसका क्या मतलब है, जब भी हम लोग अबाउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई सक्रोज है, और ये सक्रोज कहाँ पे बन रहा था, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है, और सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये ट्रांसलोकेट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, सक्रोज को, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कैसे फॉर्म हो रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो फॉर्म हो रहा है बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स, जिनको हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। ये सेल्स नैरो होते हैं एट दी सेंटर और वाइड होते हैं एंड से, तो एंड वाइड होंगे तभी एंड टू एंड फ्यूजन हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कुछ ट्रांसवर्स या ऑब्लिक लाइक पोर्स होते हैं, और इन पोर्स का ये काम होता है कि ये कंडक्टिंग चैनल्स के तौर पे काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में, ट्रांसलोकेट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट। सो बस आपने यही याद रखना है कि यही सीव प्लेट होती है जो एक पोर बेरिंग पार्टीशन है जो सेपरेट करती है 2 सक्सेसिव सेट ट्यूब एलिमेंट्स को, और ये फिर कंपेनियन सेल्स के साथ मिलते हैं, टुगेदर फॉर्म करते हैं फंक्शनल यूनिट जो एक्ट करता है एज अ कंडक्टिंग चैनल, और इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। इनकी वॉल्स सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, पैक्टिक सब्सटेंसेस, और इनका न्यूक्लियर डीजनरेट होता है एंड आर लॉस्ट एज दे मैच्योर एंड द साइटोप्लाज्म बिकम्स कन्फाइंड टू अ थिन लेयर अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। पेरिफेरी मतलब किनारे, एजेस। इनका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो कनेक्ट करता है डिस्टेंट सेल्स को बाय देयर एंड्स, और ये परफोरेशन होती है इनकी इन देयर ट्रांसवर्स वॉल विच लुक लाइक दी होल्स इन दी सीव लाइक स्ट्रक्चर।
सीव सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथवे थ्रू आप प्लांट की हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो जो पैरेन्काइमा ये स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं और जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो थिक वॉल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. इनका मतलब है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ना है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल्स. अच्छा, इससे एमसीक्यूज आते हैं. सबसे ज़्यादा तो पाथवे हमने डिटेल में डिस्कस करते हैं. जो मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स और फ्रॉम लीफ मेसोफाइल सेल्स थ्रू द स्टोमेटा टू द एनवायरनमेंट, ये टेक प्लेस होती है रेगुलरली. कैसे हो रही होती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन दी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वाटर पोटेंशियल की वजह से. अब ये सब कुछ होता क्या है? देखो, सबसे पहले जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना कि मैकेनिज़्म क्या होता है, ये जो कंडक्टिंग पाथवे बन रहा है जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन हो रही है, ये कैसे हो रही है? ये हो रही है मूवमेंट की वजह से. और मूवमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, ट्रांसलोकेशन का मतलब समझ तो आ रहा है ना? ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की मूवमेंट हो रही होती है. प्रिपरेशन जो हुई है ना, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो प्रिपेयर होते हैं उनकी मूवमेंट हो रही होती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू फाइलम टिश्यू. मैं फाइलम बोले जा रही हूँ बार बार, फ्लोएम टिश्यू. इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि वाटर में कोई डिफरेंस होगा. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि ये एक मेजरमेंट है पोटेंशियल एनर्जी की इन वाटर, जो इनेबल करता है ताकि वाटर मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वाटर पोटेंशियल किसी भी मीडियम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से. उस मीडियम में जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा वाटर पोटेंशियल जनरेट होगा और उतना ज़्यादा ही ये मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Difference between the free energy of water molecules in pure water and energy of water in any other substance like water in solution or in cell sap of plants. So वाटर पोटेंशियल क्या है? एक केमिकल पोटेंशियल है वाटर का, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है फ्री एनर्जी का जो एसोसिएट होती है विद दी वाटर. लाइक फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल को फॉर परफॉर्मिंग वर्क और all living things including plants require a continuous input of free energy. In case of water movement, this free energy is involved in water flow और यूनिट क्या होता है? वो होता है जूल पर मोल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना है. इसके अलावा आपने ये भी ज़रूर याद रखना है कि इसका सिंबल क्या होता है. इसका सिंबल होता है पाई और ये होता है 9.87 एटमॉस्फेयर के इक्वल. Therefore, प्योर वाटर हैज़ हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, जिसी की वजह से ये डिफरेंस आता है. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर होती उसकी वैल्यू. ओके, सो वाटर प्योर वाटर के पास हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है और वो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है 0 पास्कल या फिर किलो पास्कल. इवन जब प्योर वाटर कंटेन करता है ना प्लेंटी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वजह से ये एनर्जी इग्नोर हो जाती है और इसको हम कहते हैं रेफरेंस बिटवीन दी water potential of all other solution is compared with the pure water. So water potential of all the solution or cell must be less than 0 ताकि वो नेगेटिव रेंज में आए और तभी वो मूव कर सकती है. वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ द लोअर वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो आपने जब भी इसको रिप्रेजेंट करना है आपने रिप्रेजेंट करना है पाई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल. ओके, अच्छा, अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है. ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सिर्फ वो ये मतलब है कि जो प्रेशर है ये एक्सर्ट हो रहा है अपॉन अ सॉल्यूशन टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम विद प्योर वाटर में द टू आर सेपरेटेड. ऑस्मोटिक प्रेशर में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी और उसकी वजह से कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मूवमेंट ना हो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. एक प्रेशर आ रहा है, प्रेशर पोटेंशियल. लाइक इसका क्या मतलब है कि जो मेजरमेंट हो रही है इंक्रीमेंट इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर वाटर इन इट, इसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल. क्योंकि जितना ज़्यादा हम वाटर को ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगी.
तभी हम किसको कह रहे हैं, प्रेशर, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन मेजरमेंट है टेंडेंसी ऑफ वाटर की टू मूव बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है सॉल्यूशन में टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू व्हेन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। और थर्स ये प्रिवेंट करती है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वाटर को ऐड कर दिया, उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो गई है। एंड देन फिर हम ये मेजरमेंट ले रहे हैं कि ये जो इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल है मीडियम का ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर, ये क्यों हो रहा है, ये हमेशा जो वैल्यू है पॉजिटिव में ही आएगी। अगर प्रेशर ग्रेटर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड होगा वाटर पे, वो भी ग्रेटर होगा, वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ओके, सो वाटर लाइक वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के, तभी ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसमें सिर्फ डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि जो मेजरमेंट है डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन इट, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब मोर वाटर एड इन इट, बट यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं सॉल्यूट की, इसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये नेगेटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जब सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट रिड्यूस करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को, जिसकी वजह से कंज्यूम होगी मोर एनर्जी एंड देन सम ऑफ पोटेंशियली एनर्जी अवेलेबल इन वाटर। अब है हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, तो हमें पता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है अब क्या होता है ये कि सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है आप ऐड करेंगे सॉल्यूट को, द मेजरमेंट ऑफ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट is called solute potential, is the tendency of a solution to attract water molecules when the solution of two different concentration are separated by a differentially permeable membrane। प्योर वाटर साइन होता है कि उनका osmotic potential हम पहले ही कर चुके हैं, वो ज़ीरो होता है एज द हाईएस्ट वैल्यू, और जब भी हम यहाँ पे सॉल्यूट डालेंगे तो उसकी वजह से एक सॉल्यूट पोटेंशियल जनरेट होगा, और more solute will be added, more negative will be the value of the solute potential, and then more negative means lesser will be the water potential। मतलब कि water potential की ज़ीरो वैल्यू थी, ये लोएस्ट हो जाएगी, लेस देन ज़ीरो होगी। नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, all solutions have value of less than ज़ीरो अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। So water move करता है from the solution of the lower osmotic potential to the solution of the higher osmotic potential when two solutions are separated by a differentially permeable membrane, और ये represent होता है as a solute potential। ओके, अब है वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल। तो इसमें फॉर प्रैक्टिकल पर्पस प्लांट सेल को डिवाइड किया गया है इन द थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट है सेल वॉल, दूसरा पार्ट है प्रोटोप्लाज्म एंड तीसरा पार्ट है वैक्यूल। पहला पार्ट सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, परमीएबल होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की। उसके बाद साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस एंड देन उसकी बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसका हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। और तीसरा पार्ट इन द सेंटर वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जो इनक्लोज हुआ हुआ होता है बायो मेम्ब्रेन, जिसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड होता है विद द सेल सेप, एक एक्वस सॉल्यूशन है प्लांट्स में, और वो बना हुआ होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है कि सॉल्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स और शुगर से मिलके ये सेल सेप बना हुआ होगा, जो फिल्ड होता है इन दी सेल सेंट्रल वैक्यूल। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है सॉल्यूट पोटेंशियल की, जिसको पहले हमने नाम दिया था ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, सॉरी यहाँ पे। तो बस आपने यही याद रखना है कि जब भी हम सेल को प्लेस करते हैं प्योर वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में विद हायर वाटर पोटेंशियल लाइक लेस नेगेटिव देन द सेल सेप, तो वाटर फ्लो करता है इनटू द वैक्यूल बाय द ऑस्मोसिस थ्रू परमीएबल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट लेयर। पता होगा आपको कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक मीडियम क्या होता है।
हाइपोटोनिक मीडियम का मतलब होता है कि वाटर, अगर हम सेल को प्लेस कर रहे हैं किसी भी प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल कितना होता है? वाटर पोटेंशियल 0 होता है। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिक का मतलब है कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट बहुत कम है। जबकि हाइपरटोनिक मीडियम का मतलब होता है कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है लेकिन सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। और वाटर मूव कहाँ से करता है? वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। हम यही पढ़ते हैं कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि जब भी आप वाटर को प्लेस करेंगे प्योर वाटर में या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें लेस नेगेटिविटी हो, वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव हो, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो, प्योर वाटर हो, तो फिर वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू दी वैक्यूल, और ये एक डेवलप करेगा टेंशन को। व्हेन वाटर एंटर्स द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस, कुछ प्रेशर डेवलप होते हैं। प्रेशर में बी डेवलप अप इन दी सेल मेम्ब्रेन एंड देन इसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। मैं वापस से डेफिनेशन दोहरा रही हूँ। व्हेन वाटर एंटर्स द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस, pressure may be built up inside the cell, making the cell turgid and increasing their water potential. This term is known as turgor pressure. So, as water flow into the vacuole, the tension developed by the cell causes an increased hydrostatic pressure to develop. इसको हम pressure potential कहते हैं और ये पोज करता है continued uptake of the water into the cell by osmosis. जब सेल वॉल फुली टर्जिड हो जाएगा, तभी टर्गर प्रेशर कह रहे हैं ना, क्योंकि सेल बिल्कुल टर्जिड हो चुका है, बिल्कुल भर चुका है और उसमें प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। तो फिर ये स्ट्रेच करेगा एंड देन प्रेशर पोटेंशियल रीच करेगा एट द मैक्सिमम, द सेल कैन नॉट टेक एनी मोर वाटर, और इसको हम कहते हैं कि सेल फुली टर्जिड हो चुका है, अब अंदर कोई भी वाटर नहीं जाएगा। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन आपने ज़रूर याद करनी है, प्लीज़ ज़रूर याद करनी है, पूछ सकते हैं। प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू दी वाटर पोटेंशियल, और क्या चीज़ ज़ीरो है हो गई है? ज़ीरो हो गया है हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि टर्जिड सेल डैश इज इक्वल एंड अपोजिट टू डैश, और क्या चीज़ है जो ज़ीरो होगी। तो ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि जो वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है बाय इक्वेशन इन दी टर्जिड सेल। जो प्रेशर पोटेंशियल है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के, और इसमें वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट टू वाटर पोटेंशियल, एंड यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल को ज़ीरो करार दिया गया, जबकि टर्जिड सेल में वाटर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है और सॉल्यूट पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर पोटेंशियल के। वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट्स, तो हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है मिनरल्स की वाटर की थ्रू रूट्स हो रही होती है, और उनके रूट के पास रूट हेयर्स होते हैं, एक्सटेंसिव ब्रांचेस होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये जो अपटेक है ये ज़्यादा हो सके। ठीक है। quantities of water in organic ions for their survival and growth. Now we are talking about the transport. तो हमें पता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये थ्रू 3 पाथवे होता है। एक होता है सेलुलर पाथवे, सेल टू सेल पाथवे, फिर होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, और एक होता है सेम्प्लास्ट पाथवे। याद रखने वाली बात ये है कि ये किस डायरेक्शन में होता है, तो ये रेडियल डायरेक्शन में होता है वाटर मूव, तभी हम इसको कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। मीडियल मतलब करीब, लेटरल दूर, तो ये लेटरल ट्रांसपोर्ट है जो रेडियल डायरेक्शन में होता है। अब सेल टू सेल पाथवे, वाटर एंटर होता है थ्रू दी रूट हेयर्स और एपिडर्मल सेल्स डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ वाटर। यस, तो ये फ्लो करता है आउट ऑफ द सेल अक्रॉस द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, और एंटर हो जाता है एडजेसेंट सेल में, जो अगेन पास करता है सब्सटेंस को अलोंग द नेक्स्ट सेल। तो उसकी वजह से ये पाथवे चलता जाता है, इसको सेलुलर पाथवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रूट है सेल टू सेल पाथवे और वाटर एंटर हो रहा है रूट हेयर से या फिर एपिडर्मल सेल से, जिसकी वजह से ये वन सेल से अक्रॉस द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, फिर एडजेसेंट सेल वॉल में जाएगा, जो पास करेगा मतलब नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल में जाते जाएगा, इसको हम सेलुलर पाथवे कहते हैं।
उसके बाद होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे बहुत इजी है थ्रू दी पोर्स इन दी सेल वॉल्स। प्लाज्मोडेमास्मेटा आपने याद रखना है कि प्लाज्मोडेमास्मेटा इज़ नथिंग जस्ट दी कनेक्शन बिटवीन दी सेल, और ये कनेक्शन होती है थ्रू दी पोर्स। तो ये पोर्स होते हैं जिनमें जिनकी वजह से कनेक्शन हुई भी होती है बिटवीन दी सेल्स, और सेकेंड पाथवे सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू दी प्लाज्मोडेमास्मेटा ही हो रहा होता है। Pores in the cell walls or cytoplasm of the cortical cells remain connected with the cytoplasm of the adjoining cortical cells। उसकी वजह से कनेक्शन हो जाती है इन सेल्स में थ्रू दी पोर्स, और इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेमास्मेटा, और ये पाथवे कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अनदर पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ water and solute। Now we are talking about the apoplast pathway। तो ये थर्ड पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे और सेल वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड दैट ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूस मैट्रिक। ये वॉल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन फ्लो करता है फ्रीली थ्रू दी हाइड्रोफिलिक वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल कॉर्टिकल सेल्स, और जो मूवमेंट है सॉल्ट सॉल्यूशन की थ्रू दी एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे ये प्रोवाइड करता है कॉन्टिन्यूस मैट्रिक ऑफ द सेल वॉल, इसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे है क्योंकि सम ऑफ द वाटर सॉल्यूट्स टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स और चेंज कर देते हैं रूट को फ्रॉम एपोप्लास्ट टू दी सिम्प्लास्ट। हमने बात करी कि ये जो एपोप्लास्टिक पाथवे ये एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे है, और इसमें क्या होता है कि इसमें सेल वॉल स्टॉप हुए हुए होते हैं बाय द कास्पेरियन स्ट्रिप। कास्पेरियन स्ट्रिप से पॉसिबल एक स्ट्रिप है, एक वैक्सी बेल लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करता है थ्रू दी वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स। इनर लिमिटिंग लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मल सेल्स, और वहाँ पे होगी कास्पेरियन स्ट्रिप, जिसकी वजह से एंडोडर्मल सेल्स एज अ बैरियर और चेक पॉइंट काम करता है। तो वाटर मूव करता है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइक्लोजाइलम। ये आपने याद रखना है कि सिम्प्लास्ट पाथवे में प्लाज्मोडेमास्मेटा था, थ्रू पोर्स हो रही थी, सेल टू सेल पाथवे हो रहा था, और एपोप्लास्ट पाथवे में कास्पेरियन स्ट्रिप के जरिए हो रहा है। तो ये वाटर मिनरल्स कैन नॉट क्रॉस द एंडोडर्मिस, तभी वो एंटर हो जाते हैं जाइलम में विया एपोप्लास्ट पाथवे, और सिम्प्लास्ट एक ओनली वे टू क्रॉस द बैरियर लाइक सिम्प्लास्ट। का मतलब क्या है, सिम्प्लास्ट में हम ये करते हैं कि ये बहुत ईजी पाथवे इंट्रासेलुलर रूट है, और ये हो रहा होता है via cell interior through the plasmodesmata।